एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दौलत सिंह आपको संविधान के बारे में बताऊंगा। भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे संबंधित जो टॉपिक है वो प्रत्येक एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आरएस हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, जितने टीचर्स के एग्ज़ाम है, पुलिस पटवार, सब में संविधान से संबंधित जो टॉपिक है वो सब एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम संविधान का एक टॉपिक पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे देश में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जिसमें राष्ट्रपति है, जिसका पद ब्रिटेन के सम्राट के समान है, जबकि दूसरा है वो वास्तविक कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री का पद आता है, यानी पीएम का पद आता है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री है, इसके बारे में संविधान में कहाँ पर वर्णन किया गया है। तो प्रधानमंत्री का जो पद है ये संविधान के आर्टिकल 74 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। यानी आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद का प्रधान या मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। इसी अनुच्छेद के अंदर ये कहा गया आर्टिकल 74 में कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद के बारे में प्रावधान किसमें कहा गया है, तो वो किया गया आर्टिकल 74 में। और प्रधानमंत्री कौन होगा, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसी अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। यह भी आर्टिकल 74 में ही कहा गया है। दूसरी बात इसमें यह कही गई है कि इसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी। तो ये तो प्रावधान किया गया था आर्टिकल 74 में। अब हम देखते हैं इसके बाद में कि प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, उसका कार्यकाल कितना होगा, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो वो हमें आर्टिकल 75 में मिलेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 75 में सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होगी। तो प्रधानमंत्री की जो योग्यता है वो है कि वह, जैसे ये संसद है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, यानी या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या वो राज्यसभा का सदस्य हो। यानी चाहे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके बारे में संविधान में एक ही प्रावधान किया गया है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन उसको नियुक्त किया गया है उसके 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री की योग्यता होगी कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो यानी या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या वो राज्यसभा का सदस्य हो, ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद में अगर वह न हो तो क्या होगा, तो अगर न हो तो 6 माह के अंदर
उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। सदस्य बनना आवश्यक है। तो ये तो होगी दोस्तों योग्यता, यानी चाहे प्रधानमंत्री हो या उसका मंत्रिपरिषद हो, उनके लिए एक ही योग्यता है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर वो नहीं होता है तो भी उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन जिस दिन उसे नियुक्त किया गया है उसके 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। यह प्रावधान किया गया आर्टिकल 75 में। अब हम देखते हैं योग्यता के बाद में नियुक्ति। तो नियुक्ति भी आर्टिकल 75 में है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। किस व्यक्ति की करेगा? तो लोकसभा के बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या हो गई? तो यही है कि वह लोकसभा का बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। तो इसमें लोकसभा का बहुमत होना आवश्यक है। अगर मान लो जैसे ये संसद है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा, उसकी योग्यता तो यह है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन उस किस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी? तो नियुक्ति उसी व्यक्ति की जाएगी जिसको लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त है, उसके नेता को नियुक्ति की जाएगी। अगर किसी भी दल को स्पष्ट रूप से लोकसभा में बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो 2 या 2 से अधिक दल है वो मिलकर गठबंधन बनाते हैं, और फिर गठबंधन दल के जो नेता है उसको राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब हम देखते हैं आगे नियुक्ति के बाद में। नियुक्ति के बाद में हो जाएगी आर्टिकल 75 में है शपथ। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और प्रधानमंत्री त्यागपत्र है वो भी राष्ट्रपति को देता है। तो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अनुसूची 3 के अनुसार, अनुसूची 3 के अनुसार प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। अब ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद को शपथ किस अनुसूची के अनुसार दिलाई जाती है? तो अनुसूची 3 के अनुसार दिलाई जाती है, लेकिन इनके पद के जो बारे में प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 75 में किया गया है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को शपथ है वो भी अनुसूची 3 के अनुसार दिलाई जाती है, और पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो मंत्रिपरिषद को पद व गोपनीयता, इन 2 बातों की शपथ दिलाई जाती है। ये मोस्ट है। अब हम देखते हैं शपथ के बाद में। तो शपथ तो हो गई, अनुसूची 3 के अनुसार दिलाई जाती है राष्ट्रपति के अनुसार, और पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब हम देखते हैं कार्यकाल। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कब तक रहेगा? तो ये जैसे संसद है, संसद के 2 सदन है, एक आ जाएगा लोकसभा और दूसरा आ जाएगा
राज्यसभा। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो लोकसभा के बहुमत तक रहेगा। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री है वो पद पर बना रहेगा। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी क्यों होते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की है वो राष्ट्रपति ने की है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकता है और किसी मंत्री को भी कभी बर्खास्त कर सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति, जबकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सामूहिक रूप से हो जाएगा लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से इसलिए हो जाएगा कि अगर मान लो लोकसभा ने किसी एक मंत्री के विरुद्ध ही अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कार्यकाल। तो कार्यकाल आप इस प्रकार याद रखते हो, 5 वर्ष या लोकसभा के बहुमत तक। अब हम देखते हैं कार्यकाल के बाद में आगे त्यागपत्र। तो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को लिखित में त्यागपत्र देता है। ये भी आर्टिकल 75 में। अब हम देखते हैं त्यागपत्र के बाद में प्रधानमंत्री के बारे में उस नेक्स्ट बात आ जाएगी, नियुक्ति होगी। यानी जिन व्यक्तियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है वो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। अब त्यागपत्र के बाद में अब हम देखते हैं कि इसको हटाया कैसे जा सकता है। लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों के बारे में हम देखते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वह कार्य, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री है वो लोकसभा का नेता होता है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है और फिर वो प्रधानमंत्री बनता है तो वो किसका सदस्य हो, किसका नेता हो जाएगा? लोकसभा का नेता होता है। दूसरी बात आ जाएगी, प्रधानमंत्री है वो, पहला प्रश्न हो जाएगा लोकसभा का नेता होता है। दूसरा आ जाएगा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्रपति वो मंत्री की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। इसलिए प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिपरिषद का निर्माता वही होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी इसकी लिस्ट है वो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों में अंतिम फैसला है वो प्रधानमंत्री लेता है। तो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं बैठक कब आयोजित की जाएगी, बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री ही तय करता है। अब हम देखते हैं देश का नेता होता है, दल का नेता होता है, दल का नेता होता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री की जो सबसे प्रमुख शक्ति है वो आ जाएगी कि प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग, नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वह राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग
वह राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। और पदेन का मतलब होता है कि एक पद मिल जाता है तो दूसरा पद है वो अपने आप मिल जाता है। यानी जो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पद पर होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष भी होगा और वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री है वो अगर कोई मंत्री त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के बाद में, एक बार वापस देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री का जो पद है वो ब्रिटेन के पीएम के समान ही होता है। भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार के प्रधान होते हैं। एक कार्यपालिका के जो दो अध्यक्ष होते हैं, एक तो होता है नाम मात्र का अध्यक्ष, वो राष्ट्रपति होता है, एक होता है वास्तविक अध्यक्ष यानी वो प्रधानमंत्री। वास्तव में जितनी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है उनको वास्तविक रूप से प्रयोग में कौन लेता है तो वो प्रधानमंत्री लेता है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री पद के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो वो था आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और संविधान में कहा गया प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वह मंत्रिपरिषद का प्रधान या मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि राष्ट्र चाहे तो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रिपरिषद हो, उनके लिए आर्टिकल 74 में दोनों के लिए प्रावधान किया गया है। फिर हमने आगे देखा था योग्यता। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए एक ही योग्यता है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। और अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अधिकतम कितने समय तक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, तो ये प्रश्न भी आया हुआ। तो अधिकतम 6 माह तक उसे प्रधानमंत्री के पद पर वो रह सकता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है। किस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, जिसको लोकसभा में बहुमत दल के प्राप्त नेता को राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अगर किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है तो किसी भी व्यक्ति को अगर लोकसभा में स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं और उस गठबंधन दल के नेता को है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसके बाद देखते हैं हम आगे शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ, प्रधानमंत्री को शपथ है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। और किस अनुसूची के अनुसार दिलाई जाती है, तो अनुसूची 3 के अनुसार दिलाई जाती है। किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। कार्यकाल देखते हम, तो प्रधानमंत्री चाहे उसका मंत्रिपरिषद हो, उनका कार्यकाल वो लोकसभा के बहुमत तक होता है। अब हम देखते हैं त्यागपत्र। तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त भी कर सकता है। अगर मान लो प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, यानी सभी मंत्री है वो त्यागपत्र दे देंगे। लेकिन अगर कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सभी मंत्रियों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं शक्तियां व कार्य। तो प्रधानमंत्री वो लोकसभा का नेता होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, देश का नेता होता है, दल का नेता होता है और नीति आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का मतलब होता है एक पद मिल जाता है, दूसरा पद अपने आप ही मिल जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे एक आर्टिकल 78 है, उसमें प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को जो भी सूचनाएं मांगे वो उसको दे। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है
है कि राष्ट्रपति को शासन संबंधी सभी सूचनाएं दे। तो आर्टिकल 78 में एक आ गया है कि प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य कि राष्ट्रपति को जो भी शासन संबंधी जो भी सूचनाएं वो मांगता है या कार्यपालिका संबंधी जो भी सूचनाएं मांगता है वो प्रधानमंत्री है वो सूचनाएं वो राष्ट्रपति को दे। दूसरी बात इसमें यह भी कही गई है कि अगर कोई जैसे मंत्री है, ये राष्ट्रपति हो गया, ये प्रधानमंत्री, और ये हो जाएगा मंत्री परिषद। अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अगर कोई मंत्री परिषद के सामने अपना कोई प्रस्ताव रखना चाहता है तो राष्ट्रपति मंत्रियों से डायरेक्ट वो बात नहीं कहेगा। किसी भी विषय में राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को कहेगा और प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति का क्या विचार है वो जाकर मंत्रियों को बताएगा। उसी प्रकार कोई मंत्री है वो भी डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, वो पहले प्रधानमंत्री को अपनी कोई विभाग संबंधित कोई बात है वो बताएगा और प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। तो राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होता है। दूसरी बात ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति किसी भी मामले में राष्ट्रपति है वो सूचनाएं मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है किसी भी विषय के बारे में, ये किस अनुच्छेद के अनुसार मांग सकता है? तो यह आर्टिकल 78। और इसमें प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य भी है कि राष्ट्रपति ने क्या सूचना मांगी वो उसको जाकर दे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। तो अगर आपने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिया तो आप मंत्रिपरिषद के बारे में सब कुछ खुद बता सकते हो, वो की वही बातें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। अब आगे मंत्रिपरिषद के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो मंत्रिपरिषद के बारे में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो मंत्रिपरिषद के बारे में है वो आर्टिकल 74 में प्रावधान है और इसमें एक आ गया है कि राष्ट्रपति की सलाह है व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो संविधान में आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो ये आर्टिकल 74 में कही गई है। इसी अनुच्छेद में दूसरी बात हमने प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में भी पढ़ी थी कि इसकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, और राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, इसीलिए राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है कार्यपालिका का। अब हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में आगे, उसकी योग्यता मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद जो योग्यता है वो आर्टिकल 75 में ही है। प्रधानमंत्री की वो जो योग्यता है वही मंत्रिपरिषद की योग्यता होगी। तो योग्यता के अंदर आ जाएगा कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, अगर न हो तो 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना, संसद के किसी भी
सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। सदस्य बनना आवश्यक है। तो योग्यता के अंदर आ जाएगा कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर न हो तो क्या होगा, तो भी उसे प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्री नियुक्त करवा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन योग्यता यही है कि या तो लोकसभा का सदस्य हो या वो राज्यसभा का सदस्य हो, यानी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। और अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो जिस दिन उसको नियुक्त किया गया किसी मंत्री को, उसके 6 माह के अंदर अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। अब हम देखते हैं योग्यता के बाद में प्रधानमंत्री की भी वही एक योग्यता है और उसके मंत्रिपरिषद की भी वो योग्यता है। योग्यता के बाद में आगे हम देखते हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति भी आर्टिकल 75 में ही है नियुक्ति, और नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा मंत्रियों की, तो प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो चाहे प्रधानमंत्री हो या उसका मंत्रिपरिषद हो, उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता की करता है, जबकि अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। यानी प्रधानमंत्री वो एक लिस्ट दे देता है राष्ट्रपति को, इन व्यक्तियों को मंत्री बनाना है, उन्हीं को मंत्री बनवाता है। नियुक्ति के बाद अब हम देखते हैं आगे कार्यकाल। तो मंत्रियों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षीय लोकसभा के बहुमत तक होता है यानी जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री के पास बहुमत है तब तक मंत्रिपरिषद बना रहेगा। कार्यकाल के बाद में अब हम देखते हैं आगे कि त्यागपत्र किसको दे सकते हैं मंत्री। तो मंत्री है वो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो मंत्री त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, मंत्री है वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मंत्री त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, और मंत्रियों को जो शपथ है, शपथ भी राष्ट्रपति के अनुसार दिलाई जाती है। शपथ अनुसूची 3 के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और ये राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाई जाती है। तो तीनों बात हो गई, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मंत्रियों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाता है और मंत्री त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। अगर कोई मंत्री राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी। इसलिए एक कहावत है कि मंत्रिपरिषद की जो नाव है वो एक साथ तैरती है, वह एक साथ ही डूब जाती है। यानी अगर लोकसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, विरोध भी, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है प्रधानमंत्री सहित। लेकिन अगर कोई मंत्री त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को तो मंत्रिपरिषद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो सभी मंत्रियों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों मंत्रियों के बारे में प्रावधान कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति।
तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्यों उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति इसलिए उत्तरदायी है क्योंकि लोकसभा अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन मंत्रिपरिषद है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि राष्ट्रपति है वो किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ने की थी, शपथ भी राष्ट्रपति ने दिलवाई थी। इसीलिए मंत्री वो व्यक्तिगत रूप से अगर प्रश्न आ जाए तो किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब दोस्तों, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो ये कितनी होगी इसके बारे में प्रावधान किया गया था। ये मूल संविधान में नहीं था, जैसे लोकसभा है और ये राज्यसभा है। तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में प्रावधान किया गया था 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन है वो 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। यानी मंत्रिपरिषद की अधिकतम कितनी सदस्य संख्या हो सकती है केंद्र में? तो केंद्र में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या है वो लोकसभा की जितनी सीटें हैं उनका अधिकतम 15% होगी और इसमें प्रधानमंत्री सहित 15% होगी। उससे अधिक मंत्रियों की प्रावधान नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गया दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में प्रावधान, यानी जो बातें प्रधानमंत्री में है वो ही आ जाएगी मंत्रिपरिषद में। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, आगे संविधान के कंप्लीट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उस लेवल से पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।